नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने कर दिया वेनेजुएला पर बड़ा हमला। बम धमाकों से दहल गई राजधानी काराकास। 7 जगहों पर जोरदार धमाके। लगाई गई इमरजेंसी F-35 अपाचे और चीनूक का इस्तेमाल। अमेरिका के कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी। ट्रंप ने किया बड़ा दावा, तो हमले से भड़क उठा रूस। तो उधर वेनेजुएला में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की उठाई गई मांग। वक्फ ट्रिब्यूनल में डेटा अपलोड करने की अंतिम तारीख बढ़ी आगे। यूपी को मिला 6 महीने का एक्सटेंशन, तो वहीं एमपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को भी बड़ी राहत। अवैध खनन के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन। नोएडा में 33 डंपर सीज, 17 लाख का लगा जुर्माना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का असर। आईपीएल 2026 में केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान बाहर। शाहरुख खान का अभी भी हो रहा जबरदस्त विरोध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमेरिका वेनेजुएला जंग की। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सालों से विवाद चल रहा है और ट्रंप के शासनकाल में ये तनातनी ज्यादा ही बढ़ गई है। और धमकी देते देते ट्रंप ने अब सीधे वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हमला बोल दिया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के 4 शहरों पर जमकर बमबारी की। यह हमला वेनेजुएला की राजधानी काराकस के साथ साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा में हुई। काराकस में मिलिट्री फैसिलिटीज, एयरपोर्ट और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को अमेरिकी वायुसेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई फाइटर जेट्स भी उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। वेनेजुएला में लोगों के अंदर काफी डर का माहौल है। सर, क्या एक और जंग की शुरुआत हो गई है? ये ऑलरेडी जंग की शुरुआत हो गई है और पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया अमेरिका के द्वारा कि मेरे पास लाठी है और मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है। हम जैसे चाहेंगे वैसे पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाएंगे। दिस इज द क्लियर कट मैसेज। लेकिन वेनेजुएला क्या कर रहा था? हेलीकॉप्टर काराकास तक पहुंच गया। वेनेजुएला के बाउंड्री के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक ये हेलीकॉप्टर्स आ जा रहे हैं। कोई रिटेलिएशन नहीं, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं। ये अपने आप में बताता है कि अगर आपके दिफा, आपके जो सिक्योरिटी, आप अगर खुद मजबूत नहीं होंगे तो फिर इसी तरीके से बड़े बड़े देशों के आप बिल्कुल मुहाने में घुस जाएंगे। अब एक बात और कि जिस तरीके से हमला किया गया, क्यों हमला हुआ? हमला इसलिए किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो ऑयल रिजर्व वेनेजुएला का है वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल अमेरिका करे, अमेरिका के आधिपत्य में सब कुछ हो। लेकिन वेनेजुएला लगातार रूस, चीन और ईरान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा था, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया। 1 नंबर 2, फिर इन्होंने एक बहाना बनाया कि नार्को टेररिज्म कि ड्रग्स की सप्लाई जो अमेरिका के अंदर हो रही है वो वेनेजुएला का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। हालांकि हाथ तो कोलंबिया का भी है, लेकिन कोलंबिया के ऊपर इन्होंने हमला नहीं किया और धमकी से जब बात नहीं बनी तो आखिरकार उन्होंने हमला कर दिया। और ये हमला पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। बिल्कुल, तो अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही अटैक किया गया है। अटैक के बीच में ट्रंप ने बड़ा दावा भी कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया एंडला फ्लोरेस अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। हालांकि ट्रंप कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे। साथ ही रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की निंदा की है। अलग अलग देशों में अब इस हमले की चर्चा
शुरू हो गई है। साथ ही वेनेजुएला का ये कहना है कि अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है ताकि वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा कर सके। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। सर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कहां है, क्या वो सुरक्षित है और डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने गिरफ्तार कर लिया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, वाइफ को भी। वाइफ को आप गिरफ्तार कर लेंगे किस चीज के लिए? आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, उसके और भी तरीके, लेकिन ये अमेरिका की एक, उसको कह सकते हैं कि उसके पूरे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काला धब्बा है। आप महिलाओं को किडनैप कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, तो एक तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन ग्लोबल रिएक्शन जिस तरीके से हो रहा है, चाहे वो चिली हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के तमाम जो पड़ोसी मुल्क हो, या फिर यूरोप हो, या फिर रूस हो, चीन हो, ईरान हो, सारे लोग अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और ये लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या यूएन इज डेड? क्या जो मल्टीलैटरल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां दो देशों के बीच जो परेशानियां हैं, जो कंफ्यूजन है, जो विवाद है, उसको निपटारे का हर किस तरह का इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म हो गया? आप इस तरीके से चीजों का हल निकालेंगे? आपको कोई देश का राष्ट्रपति पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका तरीका ये नहीं कि आप किसी के सोवरेनिटी के ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, घुस के वहां पे कहीं भी आप उसके डिफेंस मिनिस्टर के घर को आपने उड़ा दिया और उसके बाद किडनैपर के लेके चले गए। तो ये जो कहानी आज हुई है, अब से कुछ देर के बाद, आपने बिल्कुल सही कहा, डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उससे एक चीज समझ में आएगी कि भाई आगे क्या होगा। युद्ध की स्थिति बनती है या सिर्फ अमेरिका वहां पे अपने पसंदीदा एक कठपुतली सरकार बनाकर वो डोनाल्ड ट्रंप चैन से बैठेंगे? अगले 2-4 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आज की तारीख अंतिम थी, पर वक्फ ट्रिब्यूनल में डेटा अपलोड करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया गया है। प्रशासन को राहत देते हुए यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब 5 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। तो वहीं गुजरात में 6 जून, महाराष्ट्र में 24 जून, तमिलनाडु में 6 जून, मध्य प्रदेश में 6 फरवरी की गई है। लगातार तकनीकी दिक्कतों और सर्वर की अस्थिरता का जिक्र कर डेट आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। सर, बार बार डेट एक्सटेंशन की मांग की जा रही है, क्यों डरे हैं ये सब? देखिए, एक्सटेंशन देना ठीक है। आप देखिए ये लड़ाई कहां से शुरू हुई। वक्फ का बिल आया, पार्लियामेंट कमेटी भी चली गई, वहां मारपीट कर रहे थे। ये टीएमसी के सांसद ने तो हद कर दी, बोतल फाड़ करके वो जो है चेयरमैन के ऊपर फेंक दिया, खुद उसके हाथ वाथ कट गए। पूरी दुनिया से प्रोपेगेंडा चल रहा था, कोई 1.25 करोड़ ईमेल जो है भेज दिया गया कि हमें नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ? अंततोगत्वा आज की तारीख में यही है कि सरकार बस इतना चाह रही थी कि जो कोई भी वक्फ का जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो जिसकी है वो आप उसको रजिस्टर करा लें। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके विरोध में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सरकारें, तमाम ये लोग जो है, वकीलों का पूरा फौज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, ये सारे लोगों ने कितना तमाशा किया, लेकिन आखिर में क्या हुआ? कहीं से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई और कुछ वक्त दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि कोई वक्त नहीं देंगे। सरकार के पास ये लोग गए, बोले भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन किया गया कि वाकई में बहुत सारे लोगों को कागज वगैरह सब निकालने में टाइम लग रहा है, सर्वर वगैरह सब ठीक है, लेकिन कोई इंटेंशन, वो जो प्रोपेगेंडा चला था मुसलमानों को भड़काने का कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएगी, तुम्हारे मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी खनकाहों को सरकार छीनना चाहती है, ये प्रोपेगेंडा खत्म हुआ। सरकार बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही अपना बड़ा कलेजा दिखाते हुए कहा कि भाई चलो
जब तक है जून तक का टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो सरकार की बहुत बड़ी जीत ही है। बिल्कुल। अब बात सीएम योगी के बड़े एक्शन की। अवैध खनन के खिलाफ सीएम योगी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जेवर, दादरी, दनकौर, कासना समेत कई इलाकों में जांच के दौरान अवैध खनन और रेत परिवहन के मामले सामने आए। अवैध उपखनिज का परिवहन करते पाए जाने पर अब 33 डंपरों को सीज किया गया है और कुल 12.39 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं 2 जनवरी को रायपुर खादर में नदी की जलधारा से अवैध खनन के साक्ष्य मिलने पर 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की गई है। सर, कितनी बड़ी कार्रवाई मानी जाए योगी आदित्यनाथ? देखिए, मीडिया रिपोर्ट आई कि यमुना की धारा को मोड़ के अवैध खनन का काम चल रहा है और इसमें अधिकारी भी शामिल हैं, इसमें पुलिस भी शामिल है। बिना ये जो अवैध खनन का जो पूरा मसला है, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें प्रशासन, पुलिस और नेताओं की सहमति के बगैर इतने बड़े स्तर पे नहीं होता है। बस चीजें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक पहुंचनी थी, मीडिया रिपोर्ट के जरिए वो मामला पहुंच गया, तो ये एक्शन तो लाजमी है। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी कुछ जगहों पे किया गया है और ये बताया जा रहा है कि अभी उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों की, पुलिस वालों की और ये जो माफिया है, खनन माफिया, उसकी पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। अब जिस बुलडोजर से, जिस उस तरह के मशीनों से वो बालू निकाल रहे थे, खनन कर रहे थे, अब वही बुलडोजर इन लोगों के घर के ऊपर चलेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स टीम विवादों में है। मामले को लेकर कई कथावाचक और राजनेताओं ने टीम के मालिक शाहरुख खान पर भी निशाना साधा। सोशल मीडिया पर हंगामा जमकर हुआ। नेता संगीत सोम, आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर, जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर कई गुरुओं ने सवाल खड़े करने शुरू किए। अब खबर यह है कि बढ़ते विरोध और संवेदनशील माहौल को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने के निर्देश दिए। सर, देर से फैसला क्यों लिया गया? पहले भी तो इसकी जानकारी थी। देखिए, ये पावर है सोशल मीडिया का। ये मीडिया वाले तो कोई सवाल नहीं खड़ा करते। एक बात समझ लीजिए कि ये क्रिकेट का मसला जब भी होगा, कोई मीडिया वाला कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन वहां हिंदुओं को जलाया जा रहा। आज चौथा केस आ गया जहां जीते जी जला करके वो नाराज तकबीर की आवाज लगा करके नारेबाजी के अंदर हिंदुओं को मारा गया है। कितने घरों को जलाया गया, कितने मंदिरों को जलाया जा रहा है। और बांग्लादेश के अंदर ये एंटी इंडिया एक प्रोपेगेंडा वहां की सरकार चला रही है। ऐसे में तो बांग्लादेश से कुछ भी रिश्ता रखना वो गलत होगा। अगर मोदी सरकार और इस तरह के सोशल मीडिया में जिस तरीके से हिंदू जागृत हो गए हैं, यूपीए की सरकार होती, कांग्रेसी मीडिया होता, ये कभी नहीं होता, ये कभी रुकता नहीं। लेकिन ये पीपल्स पावर है और इसलिए जन भावना के साथ शाहरुख खान को ये फैसला लेना पड़ा और अपनी टीम से उस बांग्लादेशी प्लेयर को बाहर निकालना पड़ा। ये सनातनियों की बड़ी जीत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।